Hi everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture of our series MHI 4 important questions. ठीक है, जो आपका इग्नू का MA हिस्ट्री का कोर्स है फर्स्ट ईयर का, उसके MHI 4 के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम ब्लॉक 2 पे हैं, ब्लॉक 2 कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे पहले ब्लॉक 1 आपका हो गया है अगर आप इग्नू के सिलेबस की बात करेंगे. एंड हमारा ब्लॉक 2 स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. बाकी ये जो वीडियोस हैं राइट, ये सिर्फ इग्नू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी आपका हिस्ट्री के रिलेटेड एग्ज़ाम होगा. ठीक है, इवन आपका सिविल सर्विसेज यूपीएससी मेंस उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट लेक्चर भी हमने देखा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो अर्ली मिडीवल इंडिया था, ठीक है, उसकी ट्रांजिशन हुई थी फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड राइट. ठीक है, और इस ट्रांजिशन के ऊपर कौन से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमारे हिस्टोरियंस ने पुट किए हैं. ठीक है, क्या अलग अलग जो थ्योरीज आई हैं, जो ये ट्रांजिशन हुआ है अर्ली मिडीवल पीरियड पे, इस पे हमारे इतिहासकारों के द्वारा. ठीक है, तो वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था. हमने सामंतवाद फ्यूडलिज्म का मॉडल देखा था इंडिया में कैसे, है ना, तो वो हमने चीज़ें अच्छे से डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही रहेगा जो हमने लास्ट में देखा कि इस कौन सा क्वेश्चन है जो अभी आज हम कवर करेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी अर्ली मिडीवल पॉलिटी. ठीक है, कौन सी अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो हुई अर्ली मिडीवल पॉलिटी को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए. ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे हिस्टोरियंस ने, हमारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग बातें बोली हैं. ठीक है, अर्ली मिडीवल पीरियड के बारे में. ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी अप्रोच फॉलो करी है टू स्टडी अर्ली मिडीवल पीरियड, तो ये हम अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर फिर हमारे क्वेश्चन से. ठीक है, तो एक मिनट. तो चलिए, ये देखिए 20 मार्क्स में आपको इग्नू का, अगर मैं एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी अर्ली मिडीवल पॉलिटी. तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे हिस्टोरियंस ने मिडीवल पॉलिटी के बारे में रिसर्च करी, ठीक है, अपने अपने जो है व्यूज़ रखे, तो उनके व्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कुछ हमारे जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ये जो पीरियड था अर्ली मिडीवल पीरियड था, ठीक है, अराउंड 6-7 सेंचुरी से. ठीक है, तो ये जो पीरियड था ये हमारा क्राइसिस का पीरियड था, प्रॉब्लमेटिक था. ठीक है, इसमें गड़बड़ हुई थी. क्या गड़बड़ हुई थी कि पहले हमारे सेंट्रलाइज स्टेबल एम्पायर्स होती थी जैसे कि मौर्यन एम्पायर, बट इसमें क्या हुआ, फ्यूडलिज्म वगैरह आया, सामंतवाद आया. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई राइट, हमने ये बात देखी थी. तो इससे क्या था कि हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई तो सारी जो स्टेबिलिटी वाली बात थी कि एम्पायर स्टेबल्स थी, यहाँ पे अनस्टेबल सिस्टम हो गया था, हमारी पॉलिटी अनस्टेबल हो गई थी. तो इसलिए इसको जो है क्राइसिस का नाम दिया गया. ठीक है, हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला कि ये डार्क एज है इंडिया की. ठीक है, तो इस तरह से अर्ली मिडीवल पीरियड को कई जो है इतिहासकार, जैसे आप देखेंगे इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल जो है, ठीक है, सामंतवाद वाला मॉडल, ये किसने दिया था, डीडी कोसंबी इसको सपोर्ट करते हैं राइट, आर.एस. शर्मा करते हैं. तो ये लोग जो मौर्य एम्पायर वगैरह है इससे पहले अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में, इसको बहुत अच्छा मानते हैं. ठीक है, कि ये बहुत सेंट्रलाइज, इसने पूरा अच्छे से चीज़ें, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई थी, एक यूनिटरी सिस्टम था. बट फ्यूडलिज्म के अंडर, सामंतवाद के अंडर जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, पावर्स बिखर गई, कोई ऐसे प्रॉपर एम्पायर नहीं थी, सारी अनस्टेबिलिटी हो गई थी. इसलिए इसको डार्क जो फेज है इंडियन हिस्ट्री का, उस ऐसा नाम दिया गया है अर्ली मिडीवल इंडिया को. ठीक है,
कि इसमें पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होती है, हमारा कल्चरल डिक्लाइन होता है, ठीक है। बट आप देखेंगे कुछ हमारी जो अभी रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा है, ठीक है, उन्होंने अलग व्यू पॉइंट रखा है। वो क्या बोलती हैं कि ठीक है, मतलब ये इसको नेगेटिवली नहीं देखती कि जैसे क्राइसिस की तरह नहीं देखती, वो कहते हैं हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि हमारे रीजनल कल्चर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, राइट। पहले एक मौर्य एम्पायर ही थी, सारा उसके अंडर ही हो रहा था, कुछ ऐसे अलग से रीजनल कल्चर्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। अभी आप देखेंगे बंगाल में एक स्टेट बनी, ठीक है, राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग स्टेट्स बन रही है, राइट। उनका खुद का कल्चर डेवलप हो रहा है, पॉलिटिकली भी देखें हम जो है एक स्टेट सिस्टम इमर्ज हो रहा है अलग अलग जगहों पे, तो हमें इसको उस डेवलपमेंट की तरह देखना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल हम राजपूत की ले सकते हैं। राजपूत आप देखेंगे कल्चर वाइज भी कितना अच्छा उनका रहा है, ठीक है, उन्होंने हमें कितनी चीज़ें दी हैं कल्चर में अगर हम देखें, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिटिकली भी वो बहुत ब्रेव माने जाते थे, ब्रेव लीडर्स थे, ठीक है। तो ऐसे अलग राजपूत के ही अलग अलग इतने सारे रूलिंग क्लैंस थे, पर हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि वो मतलब अच्छी पॉलिटी नहीं करते थे, अनस्टेबल थे, बिल्कुल ऐसा तो नहीं था। उन्होंने भी हाँ सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, सब में कुछ नेगेटिव रहता है, राइट, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये डार्क फेज है, कुछ हिस्टोरियंस ने, कुछ इतिहासकारों ने ऐसी बात कही अभी, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग व्यूज़ हैं। अब जैसे पहले क्या होता था, जो हमारा ब्रिटिश के टाइम पे हिस्टोरियोग्राफी वगैरह लिखी गई ज़्यादा, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस का मेन क्या मतलब था, ठीक है, उनको इंडिया को जो है थोड़ा सा ऐसा लो दिखाना था, क्योंकि वो बोलते थे कि आप लोग जो हो अनसिविलाइज्ड लोग हो, आपको मतलब जो है रूल करके हम लोगों को थोड़ा सिविलाइज्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को कैसे रूल करते हैं उस चीज़ की सेंस नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे जेम्स मिल जो है, ठीक है, जेम्स मिल ने डिवाइड कर दिया था रिलीजन के बेस पे हिस्ट्री को, ठीक है। एंशियंट को उसने बोला था हिंदू पीरियड, ठीक है, देन मिडिवल को मुस्लिम पीरियड, ऐसे ही ब्रिटिशर्स को क्रिश्चियन पीरियड, तो ऐसे अलग अलग हिस्टोरियोग्राफीज थी। ये बोलते थे कि हाँ आपको तो आदत है या तो रूल कर रहा है आप पे कोई, ठीक है, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की थ्योरी इन्होंने दी, या फिर इन्होंने बोला कि आप लोग तो सिविलाइज्ड ही नहीं हो, आपको हमें रूल करके सिविलाइज्ड बनाना पड़ेगा, आपको एक रूल की ज़रूरत है, इसलिए हम आप पे एहसान कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो इन्होंने क्या बोला, जो हमारी एग्जिस्टिंग उस टाइम पे हिस्टोरियोग्राफी थी, ये बोलते हैं कि जो भी इतिहास लेखन उस टाइम में हुआ, उन्होंने क्या बोला कि जो आपकी सोसाइटी है ये चेंजलेस सोसाइटी है, ठीक है। अर्ली मिडीवल पीरियड की भी बात करें, ये चेंजलेस है, जो चलता आ रहा था बस वही चलता आ रहा था, ट्रेडिशनल वही पुराने चीज़ें हो रही थी, कुछ यहाँ पे प्रोग्रेसिव नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुई, ठीक है, ऐसी इन्होंने बात कही कि हाँ वही ट्रेडिशनल तुम्हारी घिसी पिटी पॉलिटी वगैरह चलती आ रही थी, कुछ तुम्हारे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, इट इज़ अ चेंजलेस सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको मेंशन करने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा करके हुआ, बट हमारे फिर रिसेंट वर्क हुए, ठीक है, कुछ अभी हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने रिसर्चेस करी, ठीक है, उन्होंने अपने व्यूज़ प्रोवाइड करे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं था, ये तो नहीं, कम से कम हम बोल सकते कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अब जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आर एस शर्मा ने जो है एंशियंट पीरियड को भी डिवाइड कर लिया, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, अर्ली मिडीवल पीरियड, राइट, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन शो की। फिर उसके बाद एन आर रे थे, उन्होंने अर्ली मिडीवल पीरियड को भी 3 फेजेस में डिवाइड किया था। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि एक तरह की ही ट्रेडिशनल हमारी वो सोसाइटी जो है चलती आ रही थी, राइट, ठीक है, चेंजेस हुए हैं। हाँ कुछ बोलते हैं कि चेंजेस इस तरह के थे, कुछ चेंजेस इस तरह के थे, जो आप भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे रिसेंट वर्क्स ने ये तो बता दिया कि ऐसा चेंजलेस वाली बात नहीं थी, चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, ठीक है, चेंजेस के बेस पे। हमारे जो रिसेंट वर्क्स हुए हैं उन्होंने क्या बोला है, 2 मॉडल अच्छे खासे फेमस हैं, इम्पेरियल मॉडल, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मॉडल भी जिसको बोलते हैं, सेकंड है इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अभी आज थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो इम्पेरियल मॉडल जो है,
ये मतलब ज़्यादा कुछ खास मॉडल नहीं है। ये क्या है, ये डायनेस्टिक हिस्ट्री के टर्म्स में जो डायनेस्टीज चेंज हुई हैं, ठीक है, पहले मौर्यस थे, राइट, अभी यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स बने, अलग अलग रूलिंग क्लैंस बने, ठीक है, तो ये एक डायनेस्टिक चेंज की बात करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि साइज़ वगैरह का, एम्पायर का, टेरिटरी का साइज़ देखता है, इस तरह से जो है एनालाइज करता है। ये क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव चेंज की तरफ देखते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर से, ठीक है, टूट के हमारी ये स्टेट्स बनी हैं, तो बोलते हैं चेंज तो हुआ है, ठीक है, बट हाँ ये जो है नेगेटिव चेंज हुआ है। पहले स्टेबिलिटी थी, राइट, ठीक है, अभी सेंट्रलाइज यूनिटरी स्टेट अच्छी खासी थी, बट यहाँ पे जो है चेंज हुआ कि ये सारी इंस्टेबिलिटी आ गई, राइट, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, ये हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है जब हम अर्ली मिडिवल पीरियड की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जो है सिर्फ टेरिटरी का साइज़ वगैरह ऐसे ऊपर ऊपर से बात करता है, ठीक है। ये कोर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे उन पे नहीं पॉइंट आउट करते। ये कोई सोशल पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिकली क्या चीज़ें हो रही थी, कुछ कंसीडर नहीं करते। बस ये कहते हैं अच्छी खासी बड़ी सेंट्रलाइज स्टेट थी, यूनिटरी थी, अभी ये छोटी छोटी स्टेट्स बन गई जो इंस्टेबल थी, बस इतनी सी बात करते हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हाँ, पर इतनी बात है कि ये जो पहले एग्जिस्टिंग हिस्टोग्राफी थी कि वो बोलते थे चेंज ही नहीं हुआ, तो ये बताते हैं कि चेंज तो हुआ है, ठीक है। अब चाहे नेगेटिव चेंज ही बता रहे हैं, बट हाँ चेंज तो हुआ है, ठीक है, ये बोलते हैं। अब हमारा जो सेकंड मॉडल है इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल, राइट, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि इसने अर्ली मिडिवल हिस्ट्री को देखने का ढंग ही बदल दिया, ठीक है। इसने जो है पॉलिटिकली भी चीज़ें बताई, सोशियो जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स थे, ठीक है, उनको भी कंसीडर किया, कैसे इकोनॉमिकली भी चेंजेस आए थे, सोशली चेंजेस आए थे, तो सब फैक्टर्स को इन्होंने चेंज किया। कुछ ने अभी जैसे फ्यूडलिज्म की बात की थी, सामंतवाद, कुछ ने उसको पॉजिटिवली देखा, कुछ ने नेगेटिवली देखा, तो हम वो सारी अब बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो पहले देखिए डी कोसंबी जो है हिस्टोरियन हमारे, इन्होंने फ्यूडलिज्म की बात की थी, सामंतवाद की। फिर RS शर्मा ने इस पर और अच्छे से एनालिसिस किया, उन्होंने प्रॉपर इस पर बात करी, ठीक है। तो ये लोग वही बताते हैं कि कैसे मतलब जो है सामंतवाद जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे एक हायरार्की बन गई थी, राइट, अगर आपको ये फिगर माइंड में है, ये देखिए, ये हमने देखी थी कि एक हायरार्की बन गई थी, ऊपर किंग था, ठीक है, फिर नॉबल्स आ जाते थे, सामंत, जैसे महासामंत भी आ गए, सामंत आ गए, ठीक है, उसके बाद पीजेंट्स थे। अगर हम इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो कैसे किंग जो है वो अपनी लैंड ग्रांट्स करता था, ठीक है, कभी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कर दिया, या उसने अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को या अपने और ऑफिशियल्स को कर दिया उनकी सर्विसेज के लिए। तो ये बोलते थे कि ऐसे लैंड ग्रांट्स वगैरह होती रही, और उससे क्या है जो एग्रीकल्चर वाला एक तो स्टार्ट हो गया कल्चर, और दूसरी बात ये है कि हर कोई ऐसे लैंडेड ग्रुप्स में आ गए, राइट, ठीक है, लैंड लूंड होने लग गई, धीरे धीरे वो अपना जो है रूल एक्सपेंड करने लग गए थे, ठीक है। सामंत जो थे वो पावरफुल हो रहे थे, सारी टैक्स कलेक्शन वगैरह वो करते थे पीजेंट से, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह होती थी वो भी वो रखते थे, उसका कुछ हिस्सा वो ऊपर देते थे, राइट, बट हाँ लैंडेड ग्रुप्स हो गए थे, बहुत पावरफुल बन गए थे। तो ये सारी हमने इंडियन फ्यूडलिज्म में देखा था, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वो लोग सोशल इकोनॉमिक भी देख रहे हैं, वो पीजेंट्स की बात भी करते हैं कि जो से सामंत लोग थे ये पीजेंट्स को कैसे जो है एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, उनसे काम करवाना अपनी लैंड पे, उनको ज़्यादा कुछ देते नहीं थे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हाँ उनका बस गुजारा हो जाए उतना देना, फोर्सफुली चीज़ें करवाना, तो बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे सोशल इकोनॉमिक जो है वो पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं, सोशली भी कैसे जो है एक ग्रुप था सामंस का वो बहुत पावरफुल हो गया था, पीजेंट बेचारे लो में आ गए थे, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके जो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हुई। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हाँ ये सामंत वगैरह पावरफुल बने, धीरे धीरे रूलिंग क्लैंस बने। तो इस तरह से जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव ये इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल कंसीडर करता है। फिर बाद में बोलते हैं कि धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर डोमिनेट होने लगा, राइट, एग्रेरियन इकोनॉमी सही ज़्यादा होने लगी, पहले जैसे क्राफ्ट ज़्यादा था, अर्बनिज्म ज़्यादा था, ट्रेड वगैरह था, वो एक्टिविटी सब कम होने लगी थी, ठीक है। तो इन चीज़ों से बोलते हैं कि ऐसा हुआ था अर्ली मिडिवल पीरियड में, राइट,
ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम हुआ है, ठीक है, और सोशल और पॉलिटिकल फॉर्मेशन में भी एक लिंक बताया गया है। फिर इन्होंने वो बताया कि कैसे जो हायरार्की हुई थी, ये सामंत सिस्टम का बना था पूरा, ठीक है। तो यही जो है आगे एक्सप्लॉयटेशन और सप्रेशन हमारा जो है हम अर्ली मिडिवल पीरियड में देखते हैं कि कैसे सामंत वगैरह पीजेंट्स को, लोअर को जो है सप्रेस करने लगे थे, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो सामंत सिस्टम को हमारे इतिहासकार, हमारे हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होने लगा था, ठीक है, जो लोअर क्लास पे थोड़ा बुरे हाल होने लगा था, बाद में हम बोलते हैं कि अनटचेबल्स वगैरह भी आ गए थे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, वो सामंत सिस्टम को एज अ बेस मानते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। फिर कुछ हिस्टोरियंस जैसे BNS यादव है, ठीक है, ये और नए एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं लैंड ग्रांट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ये भी इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि हाँ, ये जो लैंड ग्रांट्स वगैरह थी पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे, ठीक है, मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी दी गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ये प्रैक्टिस, ठीक है, कि हाँ किंग्स अपनी लैंड को दे देते थे, ठीक है। और पीजेंट्स की इससे क्या फ़र्क पड़ा, सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है हमारे पीजेंट्स जो सामंत सिस्टम में आप देखेंगे सबसे लोअर क्लास आते हैं, उन पे ज़्यादा फर्क पड़ा, ठीक है। उनको कईयों को फोर्सफुली करना पड़ता था, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, ठीक है। तो उनकी मोबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, ये BNS यादव बोलते हैं। और BNS यादव भी इसको थोड़ा सा नेगेटिव ही मानते हैं कि फ्यूडलिज्म को, ठीक है। वो बोलते हैं कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स थे आप देखेंगे इनसे बने हैं अभी, ठीक है, इंडियन फ्यूडलिज्म के कारण बने हैं, ये ट्रिब्यूटरी स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। ट्रिब्यूटरी स्ट्रक्चर मतलब कैसे कि यहाँ टैक्सेस वगैरह के बेस पे थे कि सामंत जो है वो टैक्स कलेक्ट करके थोड़ा बहुत उसमें से किंग को दे रहे हैं, किंग ने अपनी लैंड सारी उसको दे दी कि बाकी जो भी प्रॉफिट है तुम लोगे इससे, है ना। तो ये ऐसे टैक्सेस जो ट्रिब्यूट मिल रहा है उसके बेस पे बन रहे थे, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि बाद में क्या हुआ था, जो सामंत थे वो इतना पावरफुल हो गए थे, ठीक है, ऑटोनॉमस, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ली थी किंग से परे होके। तो वो बोलते हैं कि वो जो पहले एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारा किंग के कंट्रोल में था, प्रॉपर स्टेबिलिटी थी, अब वही कि डिसेंट्रलाइजेशन, छोटे छोटे हो गए थे। तो ये ट्रिब्यूटरी जो स्ट्रक्चर बने थे इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ भी यूनिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये बात BNS यादव बोलते हैं। तो ये सारा इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल के अंदर ही एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद अब कुछ जो उस हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने इस मॉडल को भी थोड़ा क्रिटिसाइज करा है, ठीक है। क्या आप बोलते हैं, अब जैसे BD चट्टोपाध्याय आप देखेंगे, राइट, BD चट्टोपाध्याय क्या बोलते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ ये लैंड ग्रांट्स वगैरह होती थी, इनसे जो है हमारा सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम फ़र्क भी पड़ा है, ठीक है, चेंज आया है, बट सिर्फ एक सिर्फ लैंड ग्रांट्स के कारण थोड़ी इतना बड़ा चेंज आ गया, राइट, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है फ्यूडलिज्म का इमर्ज हो गया। और बोलते हैं कि अगर ऐसा था, ठीक है, तो मतलब लैंड ग्रांट्स की वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ है, आप बता रहे हैं कि हाँ छोटी छोटी स्टेट्स बन गई, ठीक है, अलग अलग एरियाज में रीजनल स्ट्रक्चर बन गए और जो थे वो स्टेबल नहीं थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैंड ग्रांट्स के कारण हुआ। लैंड ग्रांट्स किंग ने दी, ठीक है, किंग्स ने देनी स्टार्ट करी, ठीक है, वो जो उससे फ्यूडलिज्म आया, राइट, उससे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने। तो इट मीन्स वो कहते हैं कि ये जो प्री फ्यूडल सोसाइटी थी जिसमें पहले फ्यूडलिज्म नहीं था, वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, राइट, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ना। जो हम क्राइसिस की बात करते हैं, क्राइसिस तो उनमें कुछ ना कुछ होगा कि उन्होंने जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स तो उसके बाद आई ना, फ्यूडेटरी सिस्टम उसके बाद आया। उन्होंने खुद ने अपनी जो पावर है धीरे धीरे कम करनी स्टार्ट की, उन्होंने खुद ने हक दिया सामंतों को कि हाँ भाई आप हम पे हमारी जो है स्टेट को तोड़ के आगे अपनी छोटी स्टेट बना सकें, तो उन्होंने खुद ही हक दिया है ना। तो प्रॉब्लम तो प्री फ्यूडल सोसाइटी में हुई, क्राइसिस तो हमें वहाँ से देखने को मिले ना इस अकॉर्डिंग, अगर हम सिर्फ लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि फिर अगर आप सेंट्रलाइजेशन की बात बोलते हैं, इतनी ज़्यादा अगर वो सेंट्रलाइज थी तो ये ऐसे लैंड ग्रांट्स वगैरह ऐसी प्रैक्टिसेस वो स्टार्ट ही ना करते, राइट, ठीक है। तो इसलिए BD चट्टोपाध्याय इसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं कि जो प्री क्राइसिस थे वो तो हमारे फिर प्री फ्यूडल सिस्टम में हुए, ठीक है,
हाँ, वो बोलते कि ये कैसे, मतलब मुझे नहीं, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती कि आप एकदम से पोस्ट गुप्ता पीरियड में बोलने लग गए कि सारा ट्रेड वगैरह ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, ट्रेड वगैरह तब भी होता था, राइट। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। उसके बाद जो हरबंस मुखिया हैं, ठीक है, एक और इतिहासकार हैं हरबंस मुखिया, ठीक है, वो भी सिमिलर पैटर्न पे बात करते हैं जैसे बी डी चट्टोपाध्याय ने बात की। वो भी यही बोलते हैं कि सिर्फ एक लैंड ग्रांट से एक लीगल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हुआ कि किंग्स हमारे जो है लैंड ग्रांट्स वगैरह देने लगे, उसके बेस पे इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ठीक है, फ्यूडलिज्म का। क्योंकि अगर हम यूरोपियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, वो सिर्फ इतनी से फैक्टर के कारण नहीं बना था, वहाँ पे सोसाइटी में बहुत चेंजेस हुए थे, तब जाके जो है फ्यूडलिज्म बना था। तो वो बोलते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, डाउट्स आते हैं उनको कि ऐसे कैसे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स जैसे लैंड ग्रांट्स वगैरह से बन गया। तो ये बी डी चट्टोपाध्याय और हरबंस मुखिया जो है क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल को, ठीक है। और ये बेसिकली ये यही बोलते हैं कि लैंड ग्रांट्स के बेस पे इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये अभी जो हमारी रिसेंट रिसर्चेस हैं, हमारे रिसेंट हिस्टोरियंस हुए हैं, ये क्या बोलते हैं कि ये जो बेसिकली चेंज हुआ है, हाँ चेंज हुआ है, ठीक है, बट ये क्यों हुआ है, स्टेट सिस्टम के स्टेट सोसाइटी बनी, ठीक है, एक स्टेट सोसाइटी इमर्ज हुई, अलग अलग जगह पे स्टेट्स बनी हैं, और जो हमारे रूलिंग क्लैंस थे, हमारी रूलिंग लीनियज थी, वंश थे रूलिंग, ठीक है, उनका प्रोलिफरेशन हुआ है, वो बढ़े हैं, ठीक है। कैसे बढ़े, अलग अलग फैक्टर्स ने काम किया। जैसे आप देखेंगे पहले ट्राइबल पॉलिटी थी, ठीक है, ट्राइबल्स थे, धीरे धीरे वो जो है एग्रेरियन इकोनॉमी में कन्वर्ट होने लगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे, राइट। फिर उसके बाद क्या है, कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो रहे हैं, क्षत्रियाइजेशन हो रही है, ठीक है, कुछ जो क्लैंस थे वो क्षत्रिय का स्टेटस ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे जो है क्षत्रिय रूल करते थे, राइट, वरना सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सोसाइटी का क्षत्रियाइजेशन हो रहा था, कुछ मैट्रिमोनियल क्लाइंट्स आपस में बन गए, ठीक है। राजपूत सब भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो राजपूत का भी बेसिकली वही था, ठीक है। राजपूत भी ऐसे अलग अलग थ्योरीज हैं कि राजपूत का कैसे ओरिजिन हुआ, उसमें भी मैट्रिमोनियल अलायंस की बात होती है, ठीक है। फिर ये जो ट्राइबल पॉलिटिक्स थी, ठीक है, ये एग्रीकल्चर करके आगे बड़ी बड़ी स्टेट्स बनने लगी, ठीक है, इस तरह से इनका डोमिनेशन होने लगा। तो कुछ बाहर से लोग आए थे, ठीक है, हुन्स वगैरह आप देखेंगे, ठीक है, वो सोशल मोबिलिटी के कारण उनको जो है वो अच्छे खासे पावरफुल थे, बहादुर लोग थे, तो उनको ऐसा जो है वर्ना सिस्टम में इंक्लूड कर लिया गया, उनको क्षत्रिय का स्टेटस दे दिया। तो इस तरह से जो हमारे रूलिंग लीनियज थी उसकी प्रोलिफरेशन होने लगी थी, वो बढ़ने लगे थे, अलग अलग एरियाज में जो ऐसी क्लासेस इमर्ज होने लगी थी, ठीक है। इस वजह से हमारी एक स्टेट सोसाइटी बनी कि हमारी रीजनल स्टेट्स यहाँ पे बनी है, ठीक है, ना कि हम सिर्फ एक लैंड ग्रांट्स के बेस पे। हाँ, लैंड ग्रांट एक फैक्टर था, बट हम उसके बेस पे ही सारा कुछ जो है नहीं कह सकते कि हाँ उसी के बेस पे हमारी सारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे बेसिकली क्षत्रियाइजेशन का, राजपूताइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। बहुत सारी आप देखेंगे आगे भी राजपूत की इतनी सारी ब्रांचेस बनती हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है अर्ली मिडीवल पीरियड रहा, ठीक है। फिर ये जो एक हिस्टोरियन हुए हैं हरमन कुल्के, ठीक है, हरमन कुल्के क्या बोलते हैं कि ये जो रूलिंग लीनियज थी, इन्होंने पहले तो अलग अलग वंश थे ऐसे, इन्होंने क्या किया, एक न्यूक्लियर कोर एरियाज में बसे थे। फिर धीरे धीरे पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे अलग अलग एरियाज में जाके, पेरिफेरल एरियाज में जाके ये लोग, इन्होंने अपनी सोसाइटी सेटअप कर ली, अपनी स्टेट सेटअप कर ली, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक्सपैंड हुआ, ठीक है, हमारा जो रूलिंग कल्चर था वो एक्सपैंड हुआ। इसलिए हम इसको कोई क्राइसिस की तरह नहीं देखते, और ये जो एक्सपेंशंस हुई, रीजनल स्ट्रक्चर्स बने, ये हमें एक अच्छी पॉलिटी भी देते हैं, हमें अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी इन्होंने दिए, अच्छा कल्चर भी दिया। तो यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस इसको जो इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल है आप देखेंगे इसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से अभी कवर कर लिया है कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स आए हैं, कौन से अप्रोचेस फॉलो हुई टू स्टडी इंडिया अर्ली मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा हम अच्छे से उसको, उसमें राजपूत की स्टेट फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसे अलग अलग आपको थ्योरीज मिलेंगी राजपूत के ओरिजिन पे, ठीक है, तो वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अगर आपने लेक्चर्स हमारे जो हैं अभी हमारे वीडियोस को मतलब देखा, आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, और इनको शेयर करें मैक्सिमम, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके, राइट। ठीक है, बाकी आप इसके बिना हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे हम डिस्कशंस वगैरह करते रहते हैं, या कुछ और मैं स्टडी मटेरियल वगैरह जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है वो मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ इग्नू रिलेटेड क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर फीडबैक आपका होता है आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, एंड अच्छे से सेफ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलो बाय बाय, थैंक यू।